हम लोगों ने पिछले क्लास में दर्पण देख लिया था और दर्पण के प्रकार भी देख लिए थे। तो दर्पण हम लोगों ने पिछले क्लास में दो प्रकार के पढ़े थे, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण हम लोगों ने उसी वीडियो में देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण को हम लोग देखेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और साथ साथ में हम लोग इस गोलीय दर्पण से संबंधित जितने भी कार्य होंगे सबको इसी में देखेंगे, केवल गोलीय दर्पण से संबंधित। हालांकि गोलीय दर्पण को हम लोग दो भागों में बांट देंगे आगे चल करके, एक अवतल दर्पण हो जाएगा और एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इन दोनों को हम अलग अलग करके अलग अलग क्लासों में देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें केवल गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी घटनाएं हो सकती है उन सबको इसमें हम लोग देखेंगे। जो ऐसा हम लोग देखेंगे जो अवतल में भी हो और उत्तल में भी हो, दोनों में जो मिक्सिंग होता है उसको हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण की अगर बात किया जाए, गोलीय दर्पण की बात की जाए तो आप नाम से ही इसको देखेंगे। गोलीय दर्पण अगर कहा जाए अगर गोलीय दर्पण देखा जाए तो देखिए, गोलीय दर्पण जब आप कहिएगा तो नाम से ही आपको पता चलेगा कि यह किसी ना किसी प्रकार से गोलाकार संरचना का होगा। जैसे गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण क्या होता है, एक गोलाकार संरचना होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक गोलाकार संरचना होता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता हो। जैसे अगर देखा जाए इसको, अगर देखिए, ये देखिए यहाँ जो है यह एक गोलाकार संरचना है। यह क्या है, एक गोलाकार संरचना है। तो इसको हम लोग गोलीय दर्पण कह सकते हैं। अब गोलीय दर्पण की बात की जाए तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं। इसी को डिवाइड करके हम लोग गोलीय दर्पण को दो प्रकार के बना देते हैं। जैसे अगर हम कहें तो देखिए, देखिए ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, ये देखिए ये हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, ये हो गया गोलीय दर्पण। अब देखिए, अब इस गोलीय दर्पण को जब हम लोग दो भागों में बांटेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा रूप से आधा आधा कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं। अब गोलीय दर्पण बनाने के लिए हम लोग खुद से बनाते हैं। दर्पण जो भी होता है वह किसी ना किसी गोलेकार का भाग होता है और उस दर्पण को हम लोग अपने से बनाते हैं, या तो उसके आगे कलई करके या उसके पीछे कलई करके। यानी कलई करने का क्या मतलब, उसको कलर करके पेंट कर दिया जाता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग इसी को चाहें तो देखिए, देखिए ये हो गया एक दर्पण। अब इस दर्पण को हम लोग जिधर से चाहें उधर से इसको कलई कर सकते हैं। ठीक है, इस दर्पण को हम लोग जिधर से चाहें उधर से इसको कलर करके हम लोग दर्पण बना सकते हैं। जैसे देखिए, हमने इधर से अगर इसको कलर कर दिया अंदर से, इसका एक परावर्तक सतह को हमने क्या किया, खाली छोड़ दिया, रिक्त छोड़ दिया। बाकी दूसरे सतह को हमने इसको क्या कर दिया, कलर कर दिया। इसके दूसरे सतह को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। इसका ऊपरी सतह जो है यह परावर्तक सतह का काम करेगा। क्यों, क्योंकि उस पर कलर नहीं हुआ है और हमने बैक साइड से इसको क्या किया है, कलर कर दिया है। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं, एक हो जाता है अवतल दर्पण और दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं, एक हो जाता है अवतल दर्पण और एक हो जाता है उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ देखिए, आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को जब भी देखिएगा तो देखिए ये उत्तल दर्पण है, इसका आंतरिक भाग जो है, आंतरिक भाग ये कलई किया हुआ है। इसका आंतरिक भाग क्या हुआ है, कलई किया हुआ है। जबकि इसका बाहरी भाग जो है, यह बाहरी भाग परावर्तक सतह के काम करेगा। इसका बाहरी भाग यह कैसा काम करेगा, यह परावर्तक सतह का काम करेगा। यह इसका बाहरी भाग कैसा काम करेगा, परावर्तक सतह का काम करेगा। ठीक है,
इसका बाहरी भाग परावर्तक सतह का काम करेगा। अब देखिए परावर्तक सतह कहने का क्या मतलब, परावर्तक सतह कहने का मतलब कि प्रकाश जिस सतह पर आपतित होता है और वहाँ से वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। अब आपतित प्रकाश क्या होता है, परावर्तित प्रकाश क्या होता है, हमने दर्पण वाले क्लास में देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके उसको देख लीजिए, नहीं तो लास्ट में जो है वीडियो जो है सब एक एक करके आपको दिखाई देगा, वहाँ से आप डायरेक्ट सीधे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग बात करें तो परावर्तक सतह क्या होगा, तो जिस भाग को हम लोग कलई नहीं करते हैं वह भाग क्या हो जाता है, परावर्तक सतह हो जाता है, यानी कि वह रजित हो जाता है, दर्पण का वो काम करने लगता है। जैसे अगर हम लोग देखें जैसे यहाँ देखा जाए, यहाँ देखिए ये दर्पण क्या है, ये एक समतल दर्पण है। ये क्या है, ये एक समतल दर्पण है। ये एक क्या है, यह एक समतल दर्पण है। अब इसका जो दर्पण है यह परावर्तक सतह का काम करेगा। इस क्या है, इसका जो दर्पण है, यह सतह है, यह कैसा काम करेगा, एक परावर्तक सतह का काम करेगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह, यानी कि प्रकाश इस पे आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस पे आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा उत्तल दर्पण और ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब देखिए इन दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो थोड़ा बहुत अंतर, ज़्यादा नहीं। इसका जो रजित किया हुआ भाग होता है, जो कलई किया हुआ भाग होता है, यह अंदर से होता है और इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है इसका परावर्तक सतह। जबकि अवतल दर्पण को देखा जाए तो अवतल दर्पण का ये बाहरी भाग कलई किया हुआ रहता है। अवतल दर्पण का ये बाहरी भाग कलई किया हुआ रहता है, जबकि परावर्तक सतह इसका आंतरिक भाग जो होता है यह परावर्तक सतह होता है। यहाँ पे कोई प्रकाश आता है और यहाँ से ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ से ये परावर्तन का काम करता है। तो देखिए गोलीय दर्पण फिर से देखते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण वो वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोलेकार भाग का हिस्सा होता है। ठीक है, गोलेकार भाग का हिस्सा होता है, उसे क्या कहता है, गोलीय दर्पण कहता है। अब इस गोलीय दर्पण को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण की अगर बात कहा जाए, उत्तल दर्पण की बात कहा जाए तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को। तो देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाता है, एक हो जाता है अवतल दर्पण, एक हो जाता है अवतल दर्पण, दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। एक हो जाता है अवतल दर्पण, दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। अब देखिए इन दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो अवतल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ होता है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है और इसको हम लोग बाहर से कलई करते हैं, बाहर से हम लोग इसको कलई करते हैं। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण को पहचानने का यही तरीका है कि इसका जो परावर्तक सतह होता है वह अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका जो परावर्तक सतह होता है यह बाहर की तरफ उठा हुआ रहता है और यह अंदर से जो है कलई किया हुआ रहता है। यह अंदर से क्या हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण से अगर प्रकाश का रिफ्लेक्ट कराया जाएगा तो यह आंतरिक भाग से रिफ्लेक्ट करेगा। यह कैसे करेगा, आंतरिक भाग से। जबकि अवतल दर्पण से परावर्तक कराया जाए किसी प्रकाश का तो यह बाहरी भाग से यह क्या करेगा, परावर्तन करेगा प्रकाश का। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण की बात किया जाए तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो उसे क्या कहता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो उसे क्या कहता है, परावर्तक सतह का अवतल दर्पण कहा जाता है। जबकि उत्तल दर्पण की डिफाइन करना हो तो उत्तल दर्पण को हम लोग कैसे कह सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, उठा हुआ
हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल का मतलब क्या हुआ, उत्तल उठल, उत्तल मतलब उठल, यानी कि उठा हुआ भाग जिसका होगा, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। और अवतल मतलब जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा उसे अवतल दर्पण कहेंगे। अब देखिए ये दर्पण जो है, इन दर्पणों की अपना अपना कुछ मुख्य पॉइंटें होती हैं। हालांकि ये दर्पण और लेंस दोनों में है। अगर हम लोग दर्पण के अच्छे से समझ लेते हैं तो लेंस हमें समझने में उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दर्पण और लेंस एक दूसरे से काफ़ी मेल जोल रखते हैं। हालांकि दर्पण की हर एक क्रिया लेंसों में उल्टी होती है, उल्टा होता है। यानी कि दर्पण की अगर बात करें तो दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करना, दर्पण में किसी बिंदु को लेना, ये सब उसमें क्या होता है, उल्टा होता है। लेंस में उल्टा होता है। वो हम लोग जब देखेंगे तब हम लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ पॉइंटें होती है दर्पणों को अच्छे से समझने के लिए, दर्पण से जो भी संबंधित घटनाएं होती है उसे अच्छे से समझने के लिए इनकी कुछ पॉइंटों को हमें समझना रहता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें समझना रहता है। उसी को हम लोग अब इसके बाद तुरंत समझेंगे, ठीक है। तो देखिए अब अगर बात करें कि गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद, यानी कि इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में मिलता जुलता हो और दोनों के लिए ये क्या हो, सहायक हो। बाकी अवतल दर्पण के लिए अलग समझेंगे और उत्तल दर्पण के लिए हम लोग अलग अलग वीडियो में समझेंगे। यहाँ फिलहाल हमने एक अवतल दर्पण लिया है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने क्या लिया है, एक अवतल दर्पण लिया है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है और इसको बाहर से क्या किया गया है, कलई किया गया है। इसको बाहर से क्या किया गया है, रज्जित किया गया है। और इसका परावर्तक सतह किधर है, अंदर है। इसका परावर्तक सतह किधर है, अंदर है। तो देखिए अगर हम लोग इसकी बातों को समझने के लिए, तो खैर हम लोग को प्रकाश की परावर्तन की क्रिया इसमें नहीं समझनी है, हम लोग इसमें इसकी कुछ मुख्य बिंदुओं को समझेंगे जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में होती है। तो देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें, ये हुआ हमारी दर्पण, ये हुआ अवतल दर्पण। हालांकि ये ऊपर से दिख रहा है कि यह एक ठोस की तरह है, लेकिन ये ठोस नहीं है। यह आंतरिक संरचना के रूप से देखा जाए तो ये खोखला है। आंतरिक संरचना के रूप से देखा जाए तो ये कैसा है, ये खोखला है। और ये जो है, ये देखिए, ये जो है ये किसी खोखले गोला का ये क्या है, यह एक भाग है। ये क्या है, किसी खोखले गोला का यह एक भाग होता है। इसको अगर हम लोग आधे कर दे और इसको आधे करके हम लोग अपने इच्छा के अनुसार जैसा दर्पण चाहे वैसा बना सकते हैं। हमने शुरू में भी बताया था, अगर अंदर से कलई कर देंगे, रजित कर देंगे या पेंट कर देंगे तो ये ऊपर से भाग से परावर्तन करेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। और बाहर से अगर इसको कलई कर देंगे और आंतरिक भाग से अगर ये परावर्तन करेगा तो इसको अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसको। तो देखिए ये है हम लोग का दर्पण, ये है दर्पण। देखिए ये क्या है, ये हो गया अवतल दर्पण। अब इनकी कुछ मुख्य पद को देखा जाएगा तो इनमें एक प्रधान अक्ष खींचा जाता है। और इनमें अगर देखा जाए तो प्रधान अक्ष जब भी इनमें खींचा जाता है तो इनमें कुछ इन्हीं का कुछ पॉइंटें होती हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसको ध्रुव कहा जाता है, पी से लिखा जाता है। और यहाँ पे फोकस होती है जिसे एफ से लिखा जाता है। और यहाँ पे सी होती है, इसमें एक पॉइंट सी भी होता है जिसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब इन्हीं तीनों पॉइंटों के मदद से हम लोग विभिन्न प्रकार के पॉइंटों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हमने ऐसे समझने के लिए लिख दिया, हमने आपको बताया है कि इस दर्पण के, इस गोलीय दर्पण में इतने सारे पॉइंटें होते हैं, ठीक है। इसमें इतनी सारे पॉइंटें होती हैं, कौन कौन, तो एक ध्रुव होता है, एक फोकस होता है और एक वक्रता केंद्र होता है। दर्पण में ये सारे पॉइंटें होती हैं। इनके अलावा इनकी सहयोग से इसमें विभिन्न प्रकार के जो है, इसमें और भी सारे महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ध्रुव क्या है, ध्रुव इसमें दर्पण में क्या होता है, ध्रुव होता है। ये जो दर्पण है, इस दर्पण का ये क्या है, यह केंद्र है। और इसी केंद्र को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। इसको इंग्लिश में पोल कहा जाता है और हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। तो अगर इसको हमें डिफाइन करना पड़े तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए इसको सिंपल सी बात समझिए कि जिस दर्पण को हम लोग लिए रहते हैं
जिस दर्पण को हम लोग लिए रहते हैं उसके केंद्र को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। यानी कि ध्रुव किसे कहेंगे, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ध्रुव किसी दर्पण का मुख्य बिंदु के रूप में एक केंद्रक का काम करता है। ध्रुव दर्पण के मुख्य बिंदु के रूप में एक ध्रुव का काम करता है। या इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर गुजरता है, दर्पण के जिस बिंदु से होकर के गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, उसे ध्रुव कहा जाता है। या इसी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। जैसे हमने ये क्या लिया है, एक अवतल दर्पण हमने लिया है। इस अवतल दर्पण की अगर ध्रुव की बात करें तो ये क्या होगा, इसकी केंद्र जो होगा वो ध्रुव कहलाएगा। इसकी केंद्र जो होगा क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। अब देखिए, तो ध्रुव को हम लोग समझ लिए, ध्रुव किसे कहेंगे? तो दर्पण के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अथवा दर्पण की प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर के गुजरता है, दर्पण के जिस भाग से होकर के गुजरता है उसे हम लोग प्रधान दर्पण का केंद्र कह सकते हैं या ध्रुव कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, फोकस होता है। इसमें दूसरा क्या होता है, फोकस होता है। फोकस, इसे इंग्लिश में फोकस ही कहा जाता है। इसे इंग्लिश में फोकस ही कहा जाता है। तो देखिए दर्पण का फोकस किसे कहेंगे? तो एक बात समझते हैं इसको। देखिए ये हुआ एक अवतल दर्पण, ये हुआ एक अवतल दर्पण और ये हुआ एक प्रधान अक्ष जो कि कहाँ से गुजरता है? दर्पण के ध्रुव से गुजरता है। अब इसको देखते हैं तो देखिए जब भी समानांतर किरणें कोई चलेगी, प्रधान अक्ष के समानांतर में जब भी कोई किरणें चलेगी, यह दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरेगी उस बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस कहेंगे। ये फिर से समझते हैं। जब कोई प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, दर्पण से परावर्तन होकर के वह जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें चलती है और दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा है कि देखिए प्रकाश परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरेगी उसे हम लोग फोकस कह देंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो देखिए अब हम लोग इसे परिभाषित करना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरेगी, जिस बिंदु से होकर के गुजरेगी उसे क्या कहेंगे हम लोग? दर्पण का फोकस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? फोकस कहेंगे। चलिए इसको और आगे समझते हैं। तो देखिए ये हो गया दर्पण का फोकस, ये हो गया क्या चीज़? दर्पण का फोकस। फिर से समझते हैं दर्पण को ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं। तो देखिए ध्रुव की बात करें तो दर्पण की ध्रुव वह बिंदु होता है जहां से दर्पण की क्या गुजरता है? प्रधान अक्ष गुजरता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फोकस की अगर बात करें तो फोकस किसे कहेंगे? तो दर्पण से परावर्तन के बाद जब प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहता है? फोकस। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटें होती हैं। जैसे अगर यहाँ बात करें, जैसे यहाँ देखिए ये एक हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया एक अवतल दर्पण। अब देखिए ये देखिए ये हुआ एक अवतल दर्पण और इसकी बात करें तो ये हो गई एक प्रधान अक्ष। इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? पी लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं। और जिस बिंदु से प्रकाश परावर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। जैसे ये प्रकाश आया प्रधान अक्ष के समानांतर और ये प्रकाश ये अगर इस बिंदु से होकर के चला गया तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का दर्पण का क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस कहेंगे। अब देखिए
अब हम लोग हर पॉइंट में देख रहे हैं प्रधान अक्ष आ रहा है, प्रधान अक्ष आ रहा है। तो पहले हम लोग प्रधान अक्ष को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रधान अक्ष की अगर बात करें, प्रधान अक्ष, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश में हम लोग प्रधान अक्ष को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस की परिभाषा क्या हो सकती है, तो फिर से समझते हैं। तो देखिए दर्पण की प्रधान अक्ष की अगर बात करें तो प्रधान अक्ष को कैसे परिभाषित करेंगे? तो दर्पण का वह रेखा, दर्पण का वह रेखा जो फोकस से होते होते ध्रुव से होकर गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है? दर्पण का प्रधान अक्ष कहा जाता है। अथवा दर्पण के केंद्र से गुजरने वाली समतल रेखा को, समतल सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष कहा जाता है। सिंपल भाषा है इसका, क्या कह सकते हैं? तो देखिए दर्पण के केंद्र से होकर गुजरने वाली, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष कहलाती है। तो देखिए ये जो रेखा जो सीधे जा रही है, ये जो रेखा जो ये सीधे जा रही है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रधान अक्ष कहेंगे, ठीक है। यानी कि दर्पण से गुजरने वाली सीधी रेखा, दर्पण के केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। दर्पण के केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रधान अक्ष जो होता है इसी पर सारे घटनाएं निर्भर करते हैं, प्रधान अक्ष पर ही सारे घटनाएं निर्भर करते हैं। अब देखिए प्रधान अक्ष हो गया। अब इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें भी बहुत सारे अभी पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे अभी पॉइंट होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो देखिए ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और एक होता है जिससे वक्रता केंद्र कहा जाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र। इसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इसे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण के वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अगर इसकी बात किया जाए, देखिए दर्पण की वक्रता केंद्र की अगर बात किया जाए तो यहां समझते हैं दर्पण की वक्रता केंद्र को। देखिए हमने इस प्रधान अक्ष पे विभिन्न बिंदुओं को देखा। अब देखिए ये दोनों अलग अलग प्रकार के दर्पण हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। इसको जब हम लोग अलग कर देते हैं बीच से, दोनों को अलग कर देते हैं, दोनों हिस्सा को, तो ये वाला हिस्सा हो जाता है उत्तल दर्पण, ये वाला हिस्सा हो जाता है अवतल दर्पण। हालांकि हो नहीं जाता है, हम लोग अपने से बनाते हैं। और इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका कलई देखा जाए तो अंदर से किया हुआ है और इसका कलई बाहर से किया हुआ है, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। जबकि दोनों की अगर बात की जाए तो देखिए दोनों बिंदुएं मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। जैसे यहाँ देखा जाए तो देखिए ये जो प्रधान अक्ष है ये इसका भी है और इसका भी है, उत्तल दर्पण का भी है, अवतल दर्पण का भी है। और इस दर्पण के लिए भी और इस दर्पण के लिए भी प्रधान अक्ष सेम रहता है, बिंदुएं सेम रहती है। जैसे इसको हम लोग ध्रुव कह सकते हैं तो इसको भी हम लोग ध्रुव कह सकते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण के भी अगर केंद्र से अगर प्रधान अक्ष जाए तो उस केंद्र को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। और अवतल दर्पण का भी ध्रुव कहेंगे। अब देखिए उत्तल दर्पण से भी परावर्तन के बाद प्रकाश जहाँ से जाएगी उसको फोकस कहेंगे, और अवतल दर्पण के भी परावर्तन के बाद प्रकाश जहाँ से जाएगी उसको क्या कहेंगे? फोकस। अब इनके अलावा भी दोनों में भी वक्रता केंद्र पाया जाता है, दोनों में वक्रता केंद्र पाया जाता है। जैसे अगर इसको देखें तो देखिए वक्रता केंद्र क्या है? यह जो गोलीय दर्पण है, ये जो गोलीय दर्पण है इसका भी यह केंद्र ही है। यह जो वक्रता केंद्र है यह गोलीय दर्पण का क्या है? केंद्र है। इस तरह से वक्रता केंद्र को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि
दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए फिर से समझिए, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? तो ये जो केंद्र है, यह केंद्र क्या है? यह गोलेकार जो संरचना है इसका भी केंद्र है। और इस दर्पण के लिए अगर पर्सनल दर्पण की बात की जाए तो इसके लिए किसका काम करेगा? वक्रता केंद्र का काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं इसको वक्रता केंद्र किसे कहेंगे। तो यानी कि जो दर्पण का वक्रता केंद्र होता है उस केंद्र को हम लोग गोलिया खोखले गोलेकार संरचना का केंद्र भी मानते हैं। और मानते ही नहीं, होता भी है। हमने अभी अभी दिखाया कि जो गोलाकार संरचना होता है जिससे हम लोग दर्पण बनाते हैं उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग सी द्वारा सूचित करते हैं। इससे हम लोग सी द्वारा ABCD का जो लेटर होता है सी, उससे हम लोग सूचित करते हैं। इसके अलावा अगर इसको हम लोग अवतल दर्पण बना ले काट करके, और इसको काट करके हम लोग उत्तल दर्पण बना ले, तो दोनों में प्रधान अक्ष सेम रहेगी। दोनों में एक फोकस होगा और एक ध्रुव होगा। दोनों में एक फोकस होगा और एक ध्रुव होगा। तो देखिए ध्रुव हम लोग भी समझ गए, प्रधान अक्ष समझ लिए, वक्रता केंद्र समझ लिए और फोकस भी समझ लीजिए। इससे भी संबंधित कुछ पॉइंटें होती हैं। इससे भी संबंधित कुछ पॉइंटें होती हैं। जैसे देखिए, इससे अगर इसी की बात करें तो इसी से संबंधित देखिए, ये ध्रुव है और ये फोकस है। ये ध्रुव है और ये फोकस है। अब देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी तो कुछ होती होगी ना, बताइए उसे क्या कहते होंगे? तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो होती है, ये जो दूरियां हैं इनके बीच की, इसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और इसे छोटा f द्वारा सूचित किया जाता है। उसे छोटा f द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए फोकस दूरी, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी। इसे इंग्लिश में हम लोग फोकल लेंथ भी कहते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकस दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो फोकस दूरी को परिभाषित हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। सिंपल सा परिभाषा, इसमें कोई बड़ा झंझट नहीं है। जैसे देखिए ये क्या है? ये ध्रुव है और ये क्या है? फोकस है। तो इस फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है इसे क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए इसके अलावा अगर बात करें तो ये है वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी भी तो कुछ होती होगी ना, जिसे क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और इसे स्मॉल r द्वारा सूचित किया जाता है। इसे r द्वारा, कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो देखिए इससे हम लोग किससे सूचित करते हैं? स्मॉल f द्वारा। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल f द्वारा। और वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल R द्वारा। किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल R द्वारा। तो फिर से समझते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहता है? वक्रता त्रिज्या कहता है। वक्रता त्रिज्या कहता है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहता है? वक्रता केंद्र कहता है। अब फिर से एक वन शॉट के रूप में, छोटा स्मॉल के रूप में हम सबको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हुआ एक कोई दर्पण, ये हुआ कोई एक दर्पण, और चलिए इसको हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हुआ एक अवतल दर्पण। हालांकि उत्तल दर्पण में भी सेम ही होता है, दोनों में सेम पोजीशन होता है। तो देखिए ये हुआ कोई प्रधान अक्ष जो कहाँ से गुजरता है? हमेशा ध्रुव से। कहाँ से गुजरता है? हमेशा ध्रुव से। अब देखिए इस बिंदु को हम लोग ध्रुव क्यों कहेंगे अथवा ध्रुव को परिभाषित कैसे करेंगे? तो समझते हैं, दर्पण के केंद्र को क्या कहता है? ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के केंद्र को क्या कहता है? ध्रुव कहा जाता है। अब देखिए, अब प्रधान अक्ष की अगर बात किया जाए तो प्रधान अक्ष को किसे कहेंगे? तो देखिए
वह अक्ष अथवा वह रेखा जो दर्पण के बिल्कुल केंद्र से यानी कि ध्रुव से गुजरता है उसे दर्पण का प्रधान अक्ष कहा जाता है। अब इसके अलावा इसमें एक बिंदु फोकस भी होता है, एक बिंदु फोकस भी होता है। अब इसे हम लोग किससे परिभाषित करेंगे? तो देखिए, प्रकाश किरणें जब प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरती है उस बिंदु को क्या कहेंगे? उस बिंदु को हम लोग फोकस ही कहेंगे। यानी कि दर्पण से परावर्तन होकर के जहाँ भी जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस ही कहेंगे। दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ भी जाएगी, जैसे अगर इसको हम लोग ऐसे भी ले ले, एक रेखा इधर से ले ले और इधर से जब जाएगा तो इधर जाएगा, तो जब प्रकाश जो है यहाँ से जाएगा तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? हम लोग फोकस कहेंगे। इस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। अब देखिए, इसके अलावा अगर बात की जाए, अब देखिए इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें एक वक्रता केंद्र भी होता है। इसमें एक वक्रता केंद्र भी होता है। वक्रता केंद्र किसे कहता है? तो देखिए, ये जो दर्पण है, अवतल दर्पण हो अथवा उत्तल दर्पण हो, यह किसी ना किसी रूप से एक गोलीय दर्पण का भाग होते हैं। यह किसी ना किसी रूप से एक गोलीय दर्पण का भाग होते हैं, जिन्हें काट करके हम लोग या तो अवतल दर्पण बनाते हैं अथवा उत्तल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, तो इस जो गोले होते हैं, गोले के केंद्र को क्या कहता है? दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए, अब ये जब दर्पण के हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, आगे क्लास में हम लोग को पढ़ना है दर्पण के चिन्ह परिपाटी, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हर एक दूरियां दर्पण की, चाहे कोई भी दूरियां हो, वो किससे मापी जाती है? ध्रुव से ही मापी जाती है। तो ध्रुव से हम लोग हर चीज़ की, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो या वस्तु की दूरी हो, फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, वक्रता केंद्र हो, हर चीज़ की दूरी हम लोग दर्पण के ध्रुव से ही मापेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके अलावा फोकस है और ध्रुव है, इसके बीच की दूरी कुछ तो है, इसके बीच की दूरी कुछ तो है। तो देखिए, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है कुछ, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इससे हम लोग किसे सूचित करते हैं? कैपिटल आर द्वारा सूचित करते हैं। इससे हम लोग किसे सूचित करते हैं? कैपिटल आर द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए, ये हो गया एक वन शॉट के रूप में दर्पण की विभिन्न प्रकार के बिंदुएं। फोकस हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, दर्पण की प्रधान अक्ष हो गया। इतनी सारे दर्पण दोनों दर्पण में पढ़ना है। हालांकि इसी से संबंधित लेंस में भी हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। अब चलिए देख लेते हैं। अब ये हो गया कुछ दर्पण की मुख्य बिंदुएं। अब हम लोग दर्पण में प्रकाश की कुछ किरण आरेख को समझेंगे जो हमें प्रतिबिंब बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, दर्पण से संबंधित जब किरण आरेख समझेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की किरणें इधर उधर से गुजरेंगी और उन किरणों का अपना अपना कुछ रूल्स नियमें होती है। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए ये कोई दर्पण हो गया, यहाँ अवतल दर्पण ही लिए हैं हमने, ये हमने एक अवतल दर्पण लिया है जिसका उठा हुआ भाग क्या है? कलई किया हुआ है। अब देखिए, अब इसमें कहा गया है कि अब इसमें तो एक प्रधान अक्ष होगा, इसमें एक ध्रुव भी होगा, इसमें एक फोकस भी होगा और इसमें एक वक्रता केंद्र भी होगा। इन सारे बिंदुओं को यूज करते हुए हम लोग समझेंगे कि अगर कोई प्रकाश किरण इस बिंदु से होकर जाए तो वो कहाँ से जाएगी, किस प्रकार का प्रकृति का निर्माण करेगी। इसी के साथ साथ अगर यहाँ देखें तो जैसे अगर इसमें पहला रूल्स क्या आता है, दर्पण से किरण आरेख में पहला रूल्स क्या आता है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है तो कहाँ से जाएगा? अगर कोई प्रकाश की किरण है जो प्रधान अक्ष के बिल्कुल समानांतर आता है तो ये किधर से जाएगा? तो हमने जब फोकस दूरी को परिभाषित कर रहे थे तब आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो किरणें थी, हमने इसको बोला था कि दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ से जाती है? फोकस से होकर गुजरती है।
चाहे कैसा भी कंडीशन, कैसा भी शर्त क्यों ना हो, दर्पण से परावर्तन होने वाली हर एक किरणें अपने अपने फोकस से गुजरती है। हमने यहाँ पे फोकस पहले से ही निर्धारित कर दिया था, जबकि ऐसा नहीं होता है। फोकस को हम लोग तब निर्धारित करते हैं जहाँ से प्रकाश किरणें गुजरती है। हमारे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष और ये हो गया इसका ध्रुव, और हम मान लेते हैं कि इसका फोकस यहाँ है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ है। लेकिन जब प्रकाश को गुजार रहे हैं तो पता चला कि ये प्रकाश यहाँ से जा रहा है, यहीं से गुजर गया, तब क्या करेंगे फिर? इसलिए दर्पण के फोकस दूरी को हम लोग अपने से नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे फोकस दूरी है। हालांकि अपनी सुविधा के लिए हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दर्पण की फोकस दूरी उससे बोलते हैं जहाँ से ये प्रकाश किरणें परावर्तन होकर के गुजरती है। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं, इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं, इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होकर जिस बिंदु से जाएगी, मान लीजिए इस बिंदु से गई, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कह देंगे? फोकस कह देंगे। उस बिंदु को हम लोग क्या कह देंगे? फोकस कह देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इन सभी किरणों के लिए रूल्स रेगुलेशन है, कुछ शर्तें हैं जिन्हें हम लोग को क्या करना है? समझना है। तो पहला कंडीशन क्या था कि अगर कोई प्रकाश की किरण है जो प्रधान अक्ष के कहाँ से जा रही है? बिल्कुल समानांतर होकर के जा रही है, और यह दर्पण पे पड़ करके कहाँ से जाएगी, इसकी कंडीशन क्या है? तो देखिए, पहला नियम यही है कि जब कोई किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हो और दर्पण से परावर्तन होती है तो वो कहाँ से जाती है? फोकस से होकर के जाती है। अब देखिए, अब ये चाहे कहीं से भी जाए, ये फोकस से ही होकर के जाएगी। जैसे हमारे कहने का मतलब क्या है, हमने एक ऊपर से ले लिया, अगर हम नीचे से भेजें और ये प्रकाश किरण दर्पण पे पड़े, तब ये कहाँ से जाएगी? तो देखिए, ये कहीं से भी आप भेजिए, दर्पण से हमेशा परावर्तित किरणें फोकस से ही जाती है। ये भी कहाँ से जाएगी? ये भी फोकस से ही जाएगी। ये भी कहाँ से जाएगी? ये भी फोकस से ही जाएगी। तो पहला शर्त यही था हम लोगों का कि अगर कोई प्रकाश किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर है तो ये कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। अब देखिए, दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन में देखिए क्या होता है कि ये हो गया एक दर्पण। अब हमने तो प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा था तो ये किरणें फोकस से होकर गुजर गई थी। लेकिन ऐसा कोई किरण आए जो प्रधान अक्ष के समानांतर ना चले, तिरछे रूप में पड़े और ध्रुव पर पड़े। हमारे कहने का मतलब है कि हमने तो प्रकाश किरण को यहाँ से भेज दिया था, समानांतर भेजा था, लेकिन ऐसा कोई प्रकाश किरण आए जो तिरछे रूप पे दर्पण के ध्रुव पे पड़ता है। यहाँ क्या होता है? ध्रुव होता है। जहाँ प्रधान अक्ष गुजरता है वहाँ ध्रुव ही तो होता है ना। तो देखिए, जब दर्पण पे पड़ेगा तो ये फोकस से जाएगा, लेकिन अगर ध्रुव पे पड़ता है सीधे रूप से तो यह प्रधान अक्ष के सीधे नीचे से होकर के गुजरेगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन के नियमों में हम लोगों ने पढ़ा था कि परावर्तन के नियम में प्रकाश किरणें जितने कोण पे आपतित होती है उतना ही कोण से क्या होती है? परावर्तित भी होती है। जितने कोण से क्या होती है? आपतित होती है, उतना ही कोण से परावर्तित भी होती है। जैसे अगर बात करती है, यह इसका क्या, किसका काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। तो देखिए, ये प्रकाश की जो किरणें हैं ये जितने कोण पे आई है उतना ही कोण से क्या होगी? रिफ्लेक्ट भी होगी, यानी कि परावर्तन भी होगी। इस तरह से प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार भी देखें तो यह प्रधान अक्ष के कहाँ से जाएगी? ये नीचे से होकर के जाएगी। तो दूसरा कंडीशन हम लोगों का यही था कि अगर प्रकाश की किरणें, दूसरा कंडीशन क्या था? अगर कोई प्रकाश की किरणें ध्रुव से होकर गुजरता है, ध्रुव से होकर गुजरता है, अगर कोई प्रकाश किरण है जो दर्पण के कहाँ से गुजरता है? ध्रुव से होकर के गुजरता है, तो इसे के यह कहाँ से जाएगा? तो जब प्रकाश की किरणें ध्रुव से होकर के जाएगा तो यह प्रधान अक्ष के नीचे से होकर के जाएगा। ठीक है, यह प्रधान अक्ष के नीचे से होकर के जाएगा। तो देखिए, अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अब कोई प्रकाश किरण है जो कहाँ से गुजर रही है? ध्रुव से होकर के गुजर रही है।
क्यों? क्योंकि ध्रुव से गुजारेंगे तो ये शर्त है इसकी, ये कहाँ से जाएगी? तो ये हमेशा कहाँ से जाएगी? तो प्रधान अक्ष के नीचे से होकर के जाएगी। प्रधान अक्ष के नीचे से होकर के जाएगी। प्रकाश के परावर्तन के रूल्स को, नियम को लागू करते हुए जितने कोण से आपतित होगी उतना ही कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित भी हो जाएगी। तो देखिए दूसरा शर्त क्या था? ध्रुव से होकर गुजरेगा अगर कोई प्रकाश किरण तो कहाँ से जाएगा? प्रधान अक्ष के नीचे से। अब देखिए अगर इसमें बात किया जाए तो देखिए यहाँ तो ये दो कंडीशन हो गया। यहाँ तो दो कंडीशन हो गया कि अगर दर्पण पे पड़े तो कहाँ से जाएगा और ध्रुव से पड़े तो कहाँ से जाएगा। इसके अलावा अभी फोकस भी है। तो तीसरे शर्त में क्या होता है? तीसरे शर्त में क्या होता है कि अगर कोई किरण फोकस से हो करके गुजरता है, फोकस से अब देखिए फोकस से होकर गुजरता हो, तीसरा कंडीशन क्या है? फोकस से होकर गुजरता हो, यानी कि फोकस क्या है? ये है। तो देखिए पहला जो कंडीशन है वो सेम तीसरे कंडीशन पे रूल्स नियम को लागू करता है। जो पहला कंडीशन है, पहला क्या था? किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाए। तो देखिए अगर प्रधान अक्ष के समानांतर हम किसी किरण को भेजते हैं तो यह दर्पण से परावर्तन होकर के कहाँ से जाती है? फोकस से होकर के जाती है। दर्पण से परावर्तन होकर के कहाँ से जाती है? फोकस से होकर के जाती है। ऐसा ही सेम कंडीशन भी तो होगा अगर इसी को हम लोग पलट दें। जैसे इसी को हम लोग पलट दें कि अगर कोई प्रकाश किरण है जो फोकस से होकर के गुजरती है तो ये भी दर्पण से परावर्तन होकर कहाँ से जाएगी? प्रधान अक्ष के समानांतर होकर के जाएगी। ये दोनों जो पहला रूल्स है और जो तीसरा रूल्स है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर दर्पण पे आपतित होगी या परावर्तित होगी तो ये फोकस से जाएगी, अथवा प्रकाश किरण सीधे फोकस पे ही पड़े और फोकस से परावर्तन के बाद दर्पण पे पड़ता हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा? वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा? प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। सेम रूल्स है। जैसे देखिए किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आता है, अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है और दर्पण पे पड़ता है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा। सेम वही कंडीशन हो जाता है कि जब कोई प्रकाश फोकस पे पड़ता है तब दर्पण पे पड़ता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया प्रधान अक्ष। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण पे फोकस से आए तो कहाँ से जाएगा? इसके अलावा एक वक्रता केंद्र भी होता है और वक्रता केंद्र जो होता है तीसरा चौथा होता है ये। ठीक है, फोर्थ रूल्स में क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है तब कहाँ से जाएगा? तो देखिए इसको समझने के लिए हम लोग पहले वाले फिगर पे चलते हैं। यहाँ हम लोग आते हैं। ठीक है, देखिए ये हुआ हम लोगों का गोलीय दर्पण। यहाँ हम लोगों को बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ हम लोगों को बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। देखिए ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र बोला जाता है। और ये हुआ हमारा गोलीय दर्पण, ये है गोलीय दर्पण और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। अब देखिए कहने का क्या मतलब है कि अगर प्रकाश किरण ये हुआ, ये हम लोग का प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है और ये ध्रुव है। अब देखिए दर्पण से पड़ेगा तो ये कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर के जाएगा। दर्पण पे पड़ेगा तो ये कहाँ से होकर के जाएगा? फोकस पे होकर के जाएगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। ये कोई हुआ हम लोगों का, ये हो गया कोई गोलीय दर्पण। ठीक है, और इसका हो गया ये वक्रता केंद्र, इसका हो गया ये वक्रता केंद्र और ये हुआ प्रधान अक्ष। इसका ये ध्रुव हो जाएगा और इसका ये ध्रुव हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि हम इसको उत्तल दर्पण बना देते हैं और इसको हम अवतल दर्पण बना देते हैं और बाकी हिस्से को बीच से हम काट करके हटा देते हैं। लीजिए ये हो गया दो दर्पण, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। अब देखिए इसमें भी फोकस होगी क्योंकि प्रकाश इससे परावर्तन होकर के फोकस से ही जाएगी। इसमें भी एक फोकस होगी क्योंकि इससे भी प्रकाश परावर्तन होकर के फोकस से ही जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम इस दो बिंदुओं को देख लिए हैं, दर्पण को भी देख लिए। चौथे रूल्स में क्या देखना था कि अगर कोई प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी तो कहाँ से जाएगी? इस वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी तो कहाँ से जाएगी? तो देखिए गोलीय दर्पण के केंद्र जो होता है
ठीक सेंटर में होता है, बीचों बीच में होता है। और यहाँ पे हर एक किरण 90 डिग्री के कोण पे बनता है और यहाँ पे हर एक किरण 90 डिग्री के कोण पे पड़ता है। जैसे कहने का मतलब है कि ये हमने एक समतल दर्पण ले लिया। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण ठीक 90 डिग्री के कोण पे इस पे पड़ता है, 90 डिग्री के कोण पे पड़ता है, तो ये प्रकाश किरण क्या होगा, जैसे ही पड़ेगा वैसे ही ऊपर भी चला जाएगा। कहने का मतलब है कि जिधर से जितने कोण पे आएगा उतने ही कोण से क्या होगा, परावर्तन भी हो जाएगा। तो यहाँ भी हर एक किरण अपने आप में क्या होती है, 90 डिग्री के कोण पे ही पड़ती है। हर एक किरण गोलीय दर्पण के हर एक बिंदु पर केंद्र पर हर किरण क्या होता है, 90 डिग्री पे पड़ता है। तो इस तरह से ये भी किरणें जिस तरह से आती है उसी तरह से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर इधर से आएगी तो परावर्तन के बाद इधर ही चले जाएगी, या इधर से आ जाएगी, या इधर से अगर आएगी तो परावर्तन के बाद इधर से ही चली जाएगी। तो देखिए हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं, हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है तो वह जितने कोण पे आएगा उतने कोण से वापस तो जाएगा। यानी कि अगर कोई प्रकाश किरण अब इसके जो है ये हो जाएगा ध्रुव, ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। इसके अलावा अब इसमें हम लोगों को चौथा रूल्स में क्या समझना है, तो देखिए कहने का मतलब कि अगर प्रकाश इस पे पड़ेगा तो क्या होगा। पहला रूल्स हमने दर्पण में देखा था, दूसरा रूल्स ध्रुव पे देखा था और तीसरा रूल्स फोकस से देखा था। चौथा रूल्स में क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से होकर के गुजरे तो किधर से जाएगा। तो हमने अभी अभी बताया कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली हर एक किरण 90 डिग्री के कोण पे पड़ती है। इस तरह से यह परावर्तन के नियम को लागू करते हुए जिधर से ये आती है सब उधर ही क्या हो जाती है, सब परावर्तन हो जाती है। सब जिधर से आती है सब उधर ही क्या हो जाती है, सब परावर्तन हो जाती है सब। तो ये है कुछ मुख्य गोलीय दर्पण से महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ बिंदुएं, कुछ पद जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में समझने थे। ठीक है, तो हम लोगों ने सभी को देख लिया। अब आशा करते हैं कि आप लोगों का किसी प्रकार का कोई पॉइंट छूटा नहीं होगा। अगर किसी प्रकार कोई पॉइंट छूटा है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम अगले वीडियो में उसे कवर जरूर करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया भी होगा।